तो स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक बिंदु के साथ हम जुड़ने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन आपको दे मिलता है, जहाँ पे प्रति दिवस हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आज के क्रम की अगर बात की जाए, आज के संदर्भ की बात की जाए तो श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ भागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा मानना होता है। पहला प्रश्न आपके लिए बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो आती है कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो उनका नाम आता है सुचेता कृपलानी का। ठीक है, सुचेता कृपलानी की जब बात की जाए तो सुचेता कृपलानी ये पहली महिला सीएम थी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, पहली राज्यपाल कौन थी? तो पहली राज्यपाल की जब बात की जाए तो पहली राज्यपाल जो थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अच्छा, इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो भी संयोग से आप कह सकते हो कि हमारी महिला हैं। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो वर्तमान राज्यपाल जो है उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल की जब बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल ये वर्तमान में क्या हो जाती हैं? वर्तमान राज्यपाल हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो पहली सीएम जो होती हैं उनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी है। बेसिक आप जानते हैं कि जेबी कृपलानी की जब बात की जाए तो जेबी कृपलानी के साथ क्या हुआ था? इनका विवाह भी हुआ था, अर्थात ये इनके पति थे। खास अगर इनकी बात की जाए तो ये इनके क्या थे? पति हुआ करते थे। खास अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके अलावा मायावती जी के बारे में आपने सुना होगा। मायावती जी एकमात्र हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कितनी बार? 4 बार सीएम बनने वाली मायावती जी की जब बात की जाए तो मायावती जी एकमात्र महिला हो जाती हैं। अब यहाँ पे इसने पूछा है कितनी महिलाएं बनी हुई हैं? तो खास अगर देखा जाए तो महिलाओं की जब बात की जाए तो महिला मुख्यमंत्री के रूप में 2 नाम आपके शामिल हो जाता है। जब हम बात करते हैं, एक तो है आपकी यही मायावती जी और एक आपकी यही सुचेता कृपलानी। तो 2 ही महिलाएं आपकी क्या हुई हैं? मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, सुचेता कृपलानी की जब बात की जाए तो ये मेहनावल नाम सुना होगा। मेहनावल की जब बात की जाए तो मेहनावल विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। खास अगर देखा जाए तो यूपी के राज्य में आज वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान सीएम की जब बात की जाए तो वर्तमान है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान सीएम हो जाते हैं। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और व्यक्ति की जब बात की जाए तो व्यक्ति के रूप में ये क्या हो जाते हैं? 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हो जाते हैं और 33वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में खास करके योगी आदित्यनाथ वर्तमान का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए एक नाम आता है कि पहला लोकायुक्त का जो नाम देख मिलता है वह किसके नाम से देख मिलता है? पहला लोकायुक्त। पहले लोकायुक्त की जब बात की जाए तो उनका नाम किसके रूप में देखने को मिलता है? पहले लोकायुक्त की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है किसके रूप में? हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में न्यायमूर्ति के एन गोयल के रूप में, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल के रूप में, न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन के रूप में या फिर न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा के रूप में। एक्चुअली आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश होता है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस लोकायुक्त परंपरा को हमारे यहाँ पे जो पहली बार अनाउंस किया गया था वह कब आपका अनाउंस किया गया था? तो यह अनाउंस किया गया था 1975 में। मतलब इसके लिए जो एक्ट वगैरह बनाया गया था 1975 में बना था और पहली बार जो लोकायुक्त के पद पे व्यक्ति नियुक्त हुआ था वो आपके 1977 में आपका नियुक्त किया गया था। और उनकी जब बात की जाए तो उनका नाम था न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। तो विशंभर दयाल की जब बात की जाए तो विशंभर दयाल पहले लोकायुक्त थे। बात आती है हमारे यहाँ पे वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान का नाम आता है संजय मिश्रा करके। ठीक है, संजय मिश्रा की जब बात की जाए तो संजय मिश्रा वर्तमान में लोकायुक्त है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोकायुक्त की जब बात की जाए तो लोकायुक्त का कार्यकाल अब कितना है? तो लोकायुक्त के कार्यकाल की जब बात की जाए तो अभी हमने पिछले में अपडेट भी किया था कि अब हमारे यहाँ पे लोकायुक्त का कार्यकाल जो 8 वर्ष हुआ करता था उसे परिवर्तित करते हुए 5 साल कर दिया गया है। तो लोकायुक्त का कार्यकाल जो है वो अब आपका अपडेटेड है, मतलब कह सकते हो कि फरवरी 2024 में इसे परिवर्तित किया गया था। और नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए 5 साल का समय काल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कार्यकाल 5 साल का हो जाता है। संजय मिश्रा वर्तमान में है और विशंभर दयाल पहले लोकायुक्त के रूप में जाने जाते हैं। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, विशंभर दयाल की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। ठीक है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल की जब बात की जाए तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वह किसके रूप में आपको देखने मिलता है? वाकई बिल्कुल सत्य कहा आपने, 1090 बहुत अच्छी बात है, महिला हेल्पलाइन नंबर। लेकिन
सरकार भी बेवकूफ़ है, केवल महिलाओं के हेल्प के बारे में सोचती है। कभी पुरुष के बारे में भी सोच ले, बेहतर होगा। क्योंकि हमें लगता है कि संपूर्ण रूप से कभी महिला कि पुरुष के लिए बनी ही ना है। सत्य बात है। कभी समझिएगा, वो जो एक किताब लिख के बैठता है ना व्यक्ति कि महिला और पुरुष को समझने का प्रयास करता है, वाक़ई सत्य बात है। आप समझिए, एक महिला है, कभी बदसूरत पुरुष से प्यार नहीं करेगी, कभी बेरोज़गार लड़के के साथ नहीं रहेगी। उसका मानक होता है ना स्टैंडर्ड चुनने का। और इवन अगर देखा जाए, तो जब शादी हो जाती है किसी पुरुष के साथ, तो उसके साथ भी उसका कलह होता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड होती है पैसे की। जब पैसे की डिमांड नहीं होती है पूरी, तब वो क्या करती है, उसका साथ छोड़ के चली जाती है। इवन अंतिम समय की अगर बात की जाए, तो लास्ट मोमेंट में भी ऐसा बहुत परिवर्तन होता है। मान लेते हैं व्यक्ति जब तक पैसा नहीं पाया, तब भी उसके साथ नहीं रह रही है, और जब व्यक्ति पैसा कमाना चालू कर देता है, खूब पैसा कमा रहा है, तो कहती है हमें समय नहीं दे रहे हो, और इस दशा में उसके एक्स्ट्रा मैरिटेरियल अफेयर चालू हो जाते हैं। हमें कभी समझ में नहीं आता ये महिला चीज़ काहे बनाई गई है। प्रकृति अगर अपने इस सामान को वापस उसी लफ्ज़े से ले जाए, तो हमें लगता है बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इस जहानात में अगर देखा जाए, तो महिला की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल पुरुष के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। कभी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को हम भली बात समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पुरुष आयोग के बारे में कि अगर बना दे कोई बेहतर होगा। सुमेलित नहीं है, खास अगर इसकी बात की जाए। नाम को आधारित करते हुए अगर देखा जाए, तो ये नाम किससे समित होता है? इस नाम की जब बात की जाए, तो ये नाम समित होता है कि लखीमपुर खीरी नक्काशीदार, कह सकते हो कि कास्ट शिल्प से समित हो जाता है। खुर्जा जो है मृत्तिका शिल्प से समित हो जाता है। मेरठ खेलकूद सामान के लिए समित होता है। और यहीं पे अगर देखा जाए, तो जलेसर जो है वो आपके घंटियों के लिए जाना जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए, तो ये नाम समित हो जाते हैं। आज यूपी की जब बात की जाए, तो यूपी के लिए नाम की जब बात की जाए, तो ये नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नामों की जब बात की जाए, तो नामों को आधारित करते हुए यह नाम समेत आपको देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए, तो यूपी के संदर्भ में यह नाम समेत होता है। सुमेलित नहीं है। आज यूपी की जब बात की जाए, तो यूपी में आपने कई सारे नाम आपने सुने होंगे। जैसे जलेसर की जब बात की जाए, तो जलेसर घंटियों के लिए जानी जाती है। बेसिक आप जानते हैं जलेसर एटा में पड़ता है। और एटा की जब बात की जाए, तो एटा में घुघरू और घंटी क्या बनाई जाती हैं? घुघरू और घंटी की जब बात की जाए, तो घुघरू और घंटी का स्वरूप आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर देखा जाए, तो इसी घुघरू घंटी को जीआई टैग वगैरह भी क्या किया गया है, दिया गया है। नामों की जब बात की जाए, तो यहाँ पे आपने मेरठ का नाम सुना होगा, जहाँ पे खेल कूद के सामान आपके बनाए जाते हैं। बेसिक आप कह सकते हो कि इसी नाते इसको हम क्या नाम देते हैं, अपने यहाँ पे खेल नगरी की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो खेल नगरी की जब बात की जाए, तो खेल नगरी का भी मतलब यहाँ पे आपको दिख मिलता है। खुर्जा की जब बात की जाए, तो खुर्जा में मिट्टी का बेसिक आप कह सकते हो कि जो चीनी मिट्टी होती है, इस चीनी मिट्टी के क्या किए जाते हैं, उत्पाद आपके देखने को मिलते हैं। तो खुर्जा की जब बात की जाए, तो खुर्जा आपकी चीनी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। और इसी नाते आपने नाम भी सुना होगा, इसे क्या बोलते हैं, सिरेमिक सिटी भी नाम देते हैं। और सिरेमिक सिटी के अलावा सिरेमिक शोध संस्थान जो है, ये आपके इसी खुर्जा में पड़ता है। ये लोकेशन कहाँ से समित है, तो ये लोकेशन आपके बुलंदशहर से समित है। ठीक है, तो बुलंदशहर की जब बात की जाए, तो बुलंदशहर में सिरेमिक सिटी का नाम आता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए, तो यहाँ पे नक्काशीदार कास्ट शिल्प होता है? बिल्कुल नहीं। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए, तो लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार कास्ट शिल्प नहीं है, बल्कि यहाँ पे अगर देखा जाए, तो जो दरी वगैरह होती है, उन सब का उत्पादन जो होता है, वह यहाँ पे आपके बड़े लेवल पे किया जाता है। ठीक है, तो यूपी की जब बात की जाए, तो यूपी में लखीमपुर खीरी नक्काशीदार के लिए नहीं जाना जाता है। नक्काशीदार की जब बात की जाए, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि नक्काशीदार जो आपके कह सकते हो कि लकड़ी के आइटम होते हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो नक्काशीदार कास्ट शिल्प के लिए हमारे यूपी के कुछ लोकेशन फेमस है। जैसे एक है बिजनौर। बिजनौर जिले की जब बात की जाए, तो नगीना आप भी जानते हैं। बिजनौर के अलावा सहारनपुर की जब बात की जाए, तो सहारनपुर आपका फेमस है। सहारनपुर के अलावा अगर देखा जाए, तो आपका बस्ती जो है, बस्ती इसमें आ जाता है। बस्ती के अलावा अगर देखा जाए, तो आपका जो महाराजगंज जिला है, महाराजगंज जिले की जब बात की जाए, तो महाराजगंज जिला जो है, ये भी आपका इसमें शामिल हो जाता है। तो इन सारी जिलों की जब बात की जाए, तो ये क्या हो जाते हैं, लकड़ी नक्काशी में आ जाते हैं। ठीक है, नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में कालपी नगर।
कालपी नगर की जब बात की जाए तो कालपी नगर किस एक नदी के किनारे स्थित है? कालपी नगर की जब बात की जाए तो कालपी नगर किस एक नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है? कालपी नगर। कालपी नगर की जब बात की जाए तो कालपी नगर आपका किस एक नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कालपी नगर बेसिकली है कहाँ पे? तो आज अगर हम कालपी नगर की बात की जाए तो कालपी नगर आप भी जानते हैं ये मुख्य रूप से आपको मिलता है जालौन नगर आपने सुना होगा जालौन। जालौन की जब बात की जाए जालौन वही जो हस्त निर्मित कागज के लिए जाना जाता है। तो हस्त निर्मित कागज के सापेक्ष में इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो हस्त निर्मित कागज के लिए आपका जालौन फेमस है। यहाँ पे आपको चौखंडी क्या बोलते हैं 84 गुम्बद देख मिलता है। 84 गुम्बद की जब बात की जाए तो 84 गुम्बद देख मिलता है। और 84 गुम्बद के अलावा इसी जालौन की जब बात की जाए तो यहाँ पे महेश बाबू का नाम आपने सुना होगा, खास करके जिनका नाम आता है बीरबल। तो बीरबल की जब बात की जाए तो बीरबल की जन्मस्थली के रूप में इसका नाम शामिल हो जाता है। तो बीरबल की जब बात की जाए तो बीरबल की जन्मस्थली महेश दास के रूप में यहाँ से समित हो जाता है। बाकी कालपी की जब बात की जाए तो कालपी के संदर्भ में यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा उरई भी आपके जालौन में पड़ता है। और उरई की जब बात की जाए तो उरई में अभी काऊ सफारी पार्क स्थापित किया गया है। काऊ सफारी पार्क की जब बात की जाए तो काऊ सफारी पार्क जो है यह यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे यूपी में खास करके जब हम कालपी नगर की बात की तो ये किससे समित हो जाती है? तो यह आपके यमुना नदी से समित आपको दिख मिलती है। यमुना की जब बात की जाए तो यमुना के सापेक्ष में खासा ध्यान रखिएगा हमीरपुर, बागपत, जालौन और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जैसे मथुरा, आगरा, ठीक है। ये सारे जो जिले हैं ये प्रमुख रूप से इस यमुना नदी के किनारे आपके दिख मिलते हैं। यमुना की जब बात की जाए तो यमुना का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे यमुना की जब बात की जाए तो यमुना का संबंध किसके लिए आता है? यमुना बताई जाती है कालिंदी के रूप में, ब्रह्मा की पुत्री के रूप में कालिंदी इसका नाम लिया जाता है, खास करके यमुना। यमुना की जब बात की जाए तो आज इसके उद्गम की जब बात की जाए तो यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से क्या होता है इसका उद्गम माना जाता है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये बंदरपूछ पश्चिमी ढाल, ठीक है। तो बंदरपूछ की जब बात की जाए तो बंदरपूछ की जो पश्चिमी ढाल है वहां से इसका उद्गम माना जाता है यमुनोत्री से। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र के उत्तराखंड नामक एक नए राज्य के रूप में देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के एक हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को हमने उत्तराखंड नामक नया राज्य बनाया। और अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम हमें देखने को मिलता है किस संदर्भ में? खास अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आता है 7 दिसंबर 1999 में, 9 नवंबर 2000 में, 23 अक्टूबर 2000 को या फिर 4 मार्च 2000 को। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम समित होता है। यूपी की जब बात की जाए तो उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बना। एक्चुअली आप भी जानते हैं जो हमारा यूपी था तो पहले यूपी उत्तराखंड के साथ शामिल था। यूपी आपके उत्तराखंड की जब बात की जाए तो यूपी के साथ ये शामिल था। लेकिन एक समय आया जहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये करना था कि देखो ये पहाड़ का कल्चर है और पहाड़ी लोग जो होते हैं खास अगर उनकी बात की जाए तो पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो सरकारें ऐसा काम करती हैं कि जो पैसा मिलता है पहाड़ों का वो ले जाके मैदानी एरिया में खर्च कर देती हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहाड़ों का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस नाते हमें पहाड़ों का अलग अपना प्रावधान चाहिए। और इसी दशा में क्या हुआ 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे 13 उत्तरी जिलों को काट करके 13 उत्तरी जिलों की जब बात की जाए तो 13 उत्तरी जिलों को काट करके एक नया राज्य खास करके जिसका नाम दिया गया था उस टाइम पे उत्तरांचल। तो उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य गठित किया गया। हालांकि बाद में इसका नाम परिवर्तित करते हुए उत्तराखंड कर दिया गया है। तो उत्तराखंड की जब बात की जाए तो उत्तराखंड के संदर्भ में यह नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। तो 13 उत्तरी जिले 9 नवंबर सन 2000 को चेंज करते हुए उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य आपका गठित कर दिया गया। और इसी दशा में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब प्राप्त हुआ? तो यूपी का जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है वह आपके प्राप्त हुआ है इसी 9 नवंबर को। 9 नवंबर को प्राप्त हुआ क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है 9 नवंबर को हमने हमारा जो एक हिस्सा था उत्तराखंड का बांट करके अलग कर दिया। तो जो एक्चुअल हमारा यूपी है वह आज हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा 9 नवंबर, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि आज ही का दिवस था। तो आज उत्तराखंड स्थापना दिवस भी आप कह सकते हैं।
खास करके 9 नवंबर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप क्या हुआ आपका अलग हो गया था। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है, ये निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, ये कानून कब आपका पारित किया गया? बेसिक आप जानते भी हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, ये जो पारित किया गया वह किस लिए पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जब देश नया-नया आज़ाद हुआ था उसके बाद, और इसका मतलब जो था वो ये था कि देश आज़ाद तो हो गया, अब जो हमारे यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, छोटे किसान हैं, उन सबको कैसे ज़मीन वगैरह प्रॉपर तरीके से मुहैया कराई जाए। और बेसिक जो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, जिन्होंने किलोमीटर भर 2-200 बीघे, 5-500 बीघे खेत है जिनके पास, तो उनके संदर्भ में एक कानून लाया गया सीलिंग एक्ट, जिसको हम बाद में नाम भी देते हैं, जिसके अंतर्गत एक बात सुनिश्चित की गई कि भाई देखो एक लिमिट तक आप ज़मीन रख सकते हो, ठीक है? जैसे एक व्यक्ति को 50 बीघा शायद सुनिश्चित किया गया, तो परिवार के जितने सदस्य हैं आप सबके नाम कर दीजिए, 50-50 बीघा आप रख सकते हैं और बाकी जो ज़मीन है वो आप दे दीजिए सरकार को, तो सरकार क्या करेगी उसे गरीबों में बाँट देगी। तो उससे क्या होगा, दोनों का फ़ायदा होगा, आप भी एक तरीके से स्वस्थ रहेंगे और बाकी जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको भी सरकार ज़मीन दे पाएगी। तो इसीलिए जमींदारी उन्मूलन, चूँकि जमींदारी परंपरा को समाप्त भी किया जाना था, ये अंग्रेज़ों की देन थी, एक बिचौलिए के रूप में। और भूमि सुधार, इसके अंतर्गत हम भूमि का प्रबंधन प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, इसको लेकर के कानून में परिवर्तन किया गया। तो जब हम बात करते हैं किसके लिए, तो आपने सुना भी होगा पहला संविधान संशोधन भी इसीलिए किया गया था। पहला संविधान संशोधन की जब बात की जाए, तो ये इसीलिए किया गया था जो आपके 1951 में हुआ। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसके संदर्भ में आपने सुना होगा पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए ही आपका किया गया, जिसके अंतर्गत आप भी जानते हैं कि भूमि विषय को 9वीं अनुसूची में आपका डाल दिया गया था। अब इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके भूमि सुधार का कानून लागू हुआ, वह कब लागू हुआ? तो आपके 1950 में आपका लागू हुआ था, 1950 में। बेसिक अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, खास करके जब हम बात करते हैं इसी क्रम में चकबंदी कानून, तो हमारे यहाँ पे चकबंदी लागू हुआ। कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1954 में। कहाँ से? कैराना से। कैराना जो आपके मुज़फ्फरनगर ज़िले का हिस्सा था, हालाँकि अब ये तो शामली में पड़ता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना ये कहाँ से समित है? तो मुसाफिर खाना की जब बात की जाए तो ये आज के वर्तमान में संदर्भ की जब बात की जाए तो ये सुल्तानपुर ज़िले में अवस्थित है। तो सुल्तानपुर और आपके मुज़फ्फरनगर, इन 2 जो ज़िलों से क्या हुआ, चकबंदी लागू हुआ 1954 में। हालाँकि इसी क्रम की जब बात की जाए तो ये पूरे प्रदेश में लागू हुआ कब? पूरे प्रदेश की जब बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 1958 में लागू हुआ, ठीक है? पूरे प्रदेश की जब बात की जाए तो पूरे प्रदेश में ये आपके 1958 से क्या किया गया? लागू किया गया। लेकिन जमींदारी उन्मूलन की जब बात की जाए तो आपके 1950 में क्या हुआ था? यह आपका शुरू किया गया था 1950 में, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में किस एक वर्ष में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो अधिकार के नियम थे उसको लागू किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इस अधिकार नियम की जब बात की जाए तो इसे लागू किया गया। देखिए, शिक्षा के लिए जो हमारे यहाँ पे प्रावधान था वो क्या था? शिक्षा के लिए प्रावधान था आप भी जानते हैं। पहला तो प्रावधान है अनुच्छेद आपके 45 में, जिसका एक मानक है कि देखो हमारे यहाँ पे जो डीपीएसपी है, उस डीपीएसपी के अनुसार खास अगर देखा जाए तो ये प्रावधान है कि राज्यों को एक कल्चर स्थापित करना पड़ेगा ताकि अपने यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान वगैरह स्थापित किए जाएँ। और कुल मिला-जुला के जो 6 से लेकर के 14 वर्ष का एक बच्चों का समय काल होता है, उसमें उनको जो बुनियादी शिक्षा होती है, उस बुनियादी शिक्षा को दिया जा सके। इवन अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में, और इसके अनुसार क्या किया गया? इसके अनुसार संविधान के 51 का में हमारे एक मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। और मौलिक कर्तव्य की जब बात की जाए तो उसके अनुसार क्या हो गया? गार्जियन की जब बात की जाए तो गार्जियन को ये हिदायत दी गई कि अपने जो बच्चे हैं, पाल्य हैं, उनको कम से कम शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा होती है, वो तो दी ही जाए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा संविधान का 21 का, जिसमें हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि बच्चों का मौलिक अधिकार दिया गया, जिसके अनुसार ये बात कही गई कि भाई देखो बच्चों का मतलब जो छोटे बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको क्या किया जाए? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उपस्थित कराया जाए और उसके लिए ये प्रॉपर आपका संविधान संशोधन वगैरह किया गया। तो 3 जगह बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूरी चर्चा मिलती है। अब इस दशा में अगर देखा जाए तो इसी कानून को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे एक कानून लाया गया, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी।
और राइट टू एजुकेशन पॉलिसी की जब बात की जाए तो 2009 की जब बात की जाए तो 2009 में क्या किया गया, इसको अनाउंस किया गया था। और 2009 में जब इसको अनाउंस किया गया तो इसके बाद क्या हुआ, या आपके 2010 से एक तरीके से कह सकते हो अप्रैल का जो मतलब नया सत्र जो था 2010 का, उसमें इसको लागू किया गया था। तो 2010 की जब बात की जाए तो 2010 से क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे लागू हुआ राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। 2009 में आया था और 2009 के आने के बाद क्या हुआ, 2010 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 2010 की जब बात की जाए तो 2010 में इसको लागू किया गया, क्योंकि इसने पूछा लागू कब किया गया। ठीक है, तो लागू करने की बात की जा रही है। कानून कब बना इसके बारे में नहीं पूछा है। कानून जो बना था वो कब बना था, 2009 में बना था और लागू हुआ था 2010 में। ठीक है, जो नया सत्र आता ना उसके संदर्भ में इसको लागू किया गया था। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसको लेकर के, निम्नलिखित में से पुलिस रैंक के अधिकारियों की जब बात की जाए तो पुलिस रैंक के अधिकारियों में जब सबसे टॉप लेवल के पुलिस की बात की जाए तो पुलिस बल का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है। पुलिस महकमे के अधिकारी की जब बात की जाए तो वह किसके नाम से देखने को मिल जाता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम देख मिलता है पुलिस अधीक्षक के रूप में, पुलिस आयुक्त के रूप में, पुलिस महानिदेशक के रूप में या फिर सहायक उप निरीक्षक के रूप में। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे अगर हम पुलिस रैंक की बात करते हैं तो कुल 16 अलग अलग पुलिस के रैंक हो जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा डीजी, डायरेक्टर जनरल की जब बात की जाए या फिर जिसको हम डीजीपी नाम भी देते हैं। ठीक है, तो डीजीपी या डीजी नाम देते हैं, ये इसमें आपको दिख मिलता है। सबसे प्राथमिक लेवल पे कौन है, तो सबसे प्राथमिक की जब बात की जाए तो सबसे प्राथमिक लेवल पे होता है कांटेबल। कांटेबल की जब बात की जाए तो कांटेबल जो आप बन रहे हैं अगर उनकी बात की जाए तो ये सबसे प्राथमिक माने जाते हैं। सबसे प्राथमिक कांटेबल की जब बात की जाए तो सबसे प्राथमिक आपके माने जाते हैं। इसके बाद आपके अलग अलग पद होते हैं, जैसे एसआई हो गया, एसआई के बाद अगर देखा जाए तो एसीपी हो गए, सीपी हो गए, दुनिया भर के पद होते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डीजीपी जो होता है वो पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, पुलिस महानिदेशक की संज्ञा दे देते हैं। पुलिस महानिदेशक की जब बात की जाए, पुलिस महानिदेशक खास अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, इसके संदर्भ में माना जाता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जब बात की जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जब बात की जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुलिस महानिदेशक के रूप में इसका नाम देखने को मिल जाता है। क्लियर, पुलिस महानिदेशक। अच्छा, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में डीजीपी जो है अगर उनकी बात की जाए तो डीजीपी का नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। और अभी तो हमने आपको बताया भी था कि अब डीजीपी के परिवर्तन के लिए जो एक नई संकल्पना बनाई गई है अगर हम उसकी बात की जाए तो खास ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है कि हमारे यहाँ पे अब जो पुलिस आयुक्त आपका चुना जाएगा वो पहली बात तो क्या होगा, 2 साल उसका न्यूनतम कार्यकाल होगा और इसका चुनाव होगा 6 सदस्यों की एक टीम के द्वारा। 6 सदस्य की जो टीम होगी वह कौन होगी, हाई कोर्ट का एक जज होगा जो कह सकते हो इसमें चुना जाएगा, ये इसकी अध्यक्षता करेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूपीएससी का एक सदस्य होगा। ठीक है, यूपी पीसीएस की जब बात की जाए तो यूपी पीसीएस का एक सदस्य इसमें चुना जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक जो हमारे मुख्य सचिव होंगे वह इसमें शामिल होंगे। मुख्य सचिव के अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारा गृह सचिव होगा वो शामिल होगा और गृह सचिव के अलावा जो हमारे पूर्व डीजीपी होंगे, ठीक है, पूर्व डीजीपी वह इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से 6 सदस्यों का एक समिति बनेगा और उस समिति की जब बात की जाए तो वही समिति क्या करेगी, आगे चल करके इसका चुनाव करेगी। जो 16 अंकों का वेतनमान है उसी के अंतर्गत। खास अगर देखा जाए तो पहले कैसे चुनाव होता था, पहले इनका चुनाव जो होता था वह होता था आपके यूपीएससी के द्वारा। पहले यूपीएससी को क्या किया जाता था, 3 नामों की श्रृंखला भेजी जाती थी और उसी में से यूपीएससी एक नाम चुनता था। अब क्या होगा, अब इसकी जगह पर राज्य सरकार चुनाई गई। ठीक है, 2006 के हाई कोर्ट के अलावा जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसने कहा कि पुलिस प्रणाली को मजबूत कीजिए, विश्वसनीय करिए। तो पहले ये व्यवस्था आपके लागू हुई थी पंजाब में। पंजाब की जब बात की जाए तो पंजाब नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है किसको लेकर के, कि उत्तर मध्य रेलवे की जब बात की जाए तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ से आपको देख मिलता है। उत्तर मध्य रेलवे की जब बात की जाए तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे आपको देख मिलता है, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ या फिर आपके बनारस में। उत्तर मध्य रेलवे। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ से। रेलवे के बारे में तो आप भी जानते हैं, रेलवे के वर्तमान में कुल हमें क्या होते हैं, 18 जोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेलवे की जब बात की जाए तो रेलवे के क्या है, वर्तमान में आपने सुना होगा 18 जोन देख मिलते हैं।
जिसमें विशाखापत्तनम की जब बात की जाए, विशाखापत्तनम, तो इस विशाखापत्तनम की जब बात की जाए तो विशाखापत्तनम में क्या है, विशाखापत्तनम अभी आपका 18वां रेलवे जोन बना था। और खास अगर देखा जाए तो इससे पहले जो 17वां जोन था वो कोलकाता मेट्रो के रूप में था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 रेलवे जोन है, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व उत्तर रेलवे। पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व उत्तर रेलवे की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, ये आपके गोरखपुर में पड़ता है। तो गोरखपुर में पूर्व उत्तर रेलवे है। और साथ ही साथ उत्तर पूर्व रेलवे की जब बात की जाए तो ये आपके वर्तमान में आपका प्रयागराज जो है वहाँ से समित है। 2003 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो 2003 की जब बात की जाए तो 2003 में आपके रेलवे के जोन के रूप में खास करके इसकी स्थापना की गई। वैसे रेलवे के डिवीजन कितने हैं, तो रेलवे डिवीजन की जब बात की जाए तो रेलवे डिवीजन जो है वह आज हमारी यूपी में खास करके आपने सुना होगा 9 रेलवे के डिवीजन है। जैसे आपने सुना होगा ना, मुरादाबाद डिवीजन, मुगलसराय डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन, ठीक है, गोरखपुर डिवीजन। तो ऐसे कुल हमारे यहाँ पे 9 डिवीजन हो जाते हैं। बाकी जो जोन है खास अगर उनकी बात की जाए तो वो केवल 2 हैं। एक आपका उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के रूप में और एक आपका पूर्व उत्तर रेलवे जो आपके गोरखपुर के रूप में देखने को मिल जाता है। आगरा, लखनऊ, बनारस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एक तरीके से आप कह सकते हो केंद्रीय विद्युतीकरण, केंद्रीय विद्युतीकरण कर्मचारी संगठन होता है, यह आपको जरूर देख लेता है। तो कर्मचारियों का जो एक संगठन है खास करके जो रेलवे का विद्युतीकरण करता है उसका मुख्यालय इलाहाबाद में जरूर है। ठीक है, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में क्या है, लखनऊ में रेलवे कर्मियों का एक प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, रेल कर्मियों की जब बात की जाए तो रेल कर्मियों का जो एक प्रशिक्षण संस्थान है अगर उसकी बात की जाए तो वह कहाँ पे है, यह आपके यहाँ पे देख सकता है। रेल कर्मी का मतलब रेल अधिकारी। ठीक है, तो जो रेलवे के अलग अलग अधिकारी होते हैं उनके लिए जो आपका प्रशिक्षण संस्थान है अगर उसकी बात की जाए तो वह किसके रूप में देख सकता है, या आपको देख सकता है उत्तर प्रदेश में। अरे यार, ये यूपी का रेलवे डिवीजन बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ना, रेलवे के 18 जोन लिखे हुए हैं, 18वां जोन विशाखापत्तनम लिखा है, काहे बउरा जाते हो। ठीक है, चलो आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये किसके संबंध में देखने को मिलता है। रेलवे की जब बात की जाए तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज यूपी को हम क्या बोलते हैं, यूपी को एक नया नाम दिया जाता है एक्सप्रेस वे प्रदेश। एक्सप्रेस वे प्रदेश का मतलब क्या हो गया कि हमारी आज यूपी में कुल वर्तमान में 13 एक्सप्रेस वे संचालित हैं, जिनमें से 6 आपके बन चुके हैं और 7 की जब बात की जाए तो 7 आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 7 एक्सप्रेस वे आपके बनाए जा रहे हैं और 6 आपके बन चुके हैं। तो 13 एक्सप्रेस वे आपको देख मिलते हैं। आज 13 एक्सप्रेस वे की जब बात की जाए तो इनमें खासा ध्यान रखिएगा, अलग अलग एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस ध्यान रखिएगा, लगभग लगभग 302 किलोमीटर की लंबाई है और जो आगरा से लखनऊ को कनेक्ट करती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने ताज एक्सप्रेसवे नाम सुना होगा, जिसको हम यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको देख मिलता है हमारे यूपी में, खास करके ये ग्रेटर नोएडा को, ठीक है, ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है। तो ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में 165 किलोमीटर की लंबाई है। बाकी अगर देखा जाए तो 196 किलोमीटर लंबाई जो होती है वो किसका है, वो आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो इसके रूप में आपको देख मिलता है। और 594 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो 594 किलोमीटर है ये आपके गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो आपका गंगा एक्सप्रेसवे ही माना जाता है। वैसे यूपी की सबसे लंबी सड़क कौन है, तो आप भी जानते हैं NH4, NH4 की बात करें, NH2, NH2 की जब बात की जाए तो NH2 जो है वो यूपी की सबसे लंबी सड़क है, जिसको वर्तमान में NH19 नाम दिया जाता है। तो NH19 जो है वह यूपी की क्या है, सबसे लंबी सड़क मानी जाती है, जो दिल्ली से लेकर के आपके कलकत्ता को कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जिसको हम नाम दे पाते हैं। तो NH2 जो है जिसे आज NH19 कहा जाता है, वह यूपी की सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि आज नामक जो दैनिक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन हमारी यूपी में किया जाता है। क्या है, आज नामक दैनिक समाचार पत्र की जब बात की जाए तो इसका प्रकाशन किस जिले से शुरू हुआ। आज नामक दैनिक प्रकाशन,
आज पत्रिका, अखबार आप पढ़ते होंगे। अखबारों की जब बात की जाए जिसमें दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है और भी कई सारे पत्र हैं, अमर उजाला जो आज आपको वर्तमान में देख मिलते हैं। लेकिन इस आज की जब बात की जाए तो ये आज अपने आप में काफ़ी पुराना होता है और यही कारण है कि इसकी वैल्यू भी बहुत कम है। मतलब अब तो पता नहीं क्या वैल्यू है, लेकिन हम उस टाइम में जब गोरखपुर रहते थे, मतलब 2008-9 की बात बता रहे हैं, तो उस टाइम पे ये 1 रुपये में आता था। जहाँ दैनिक जागरण और हिंदुस्तान पत्रिकाएं जो थी वो 3 रुपये की आती थी, ये केवल 1 रुपये में आता था। अभी भी हमें लगता है बहुत ज़्यादा इसका कीमत नहीं है, 2-3 रुपये ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा। नाम की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए ये किससे समित होता है। और नामों की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये समित होता है बनारस से। बनारस से कई सारे अखबार निकले हैं। बनारस की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, बनारस अखबार। बनारस अखबार जो आज हमारी यूपी का सबसे पुराना माना जाता है, मतलब हमारी यूपी का पहला अखबार माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1845 से हुआ। ठीक है, तो 1845 के अखबार की जब बात की जाए, बनारस अखबार, ये हमारी यूपी का पहला होता है रघुनाथ दख्ते के द्वारा। बाकी अगर देखा जाए तो यही बनारस से आपने नाम सुना होगा कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाला गया था, और ये कब निकाला गया था, 1875 से। ठीक है, 1875 की जब बात की जाए तो 1875 में कवि वचन सुधा जो है वो आपके निकाली गई थी। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का पहला उर्दू अखबार, खास करके आपने नाम सुना होगा सरदल अखबार। सरदल अखबार की जब बात की जाए तो सरदल अखबार जो है ये यूपी का पहला आपका उर्दू अखबार होता है, जो आपके आगरा से निकाला जाता है। और आगरा की जब बात की जाए तो ये आपके 1846 से निकाला जाता है। और आपको हमने बताया भी था सी फिंक्स, क्या नाम है, सी फिंक्स की जब बात की जाए तो सी फिंक्स के द्वारा इसको क्या किया गया था, निकाला गया था। तो सरदल अखबार, ये खास ध्यान रखिएगा कहाँ से है। तो नाम की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए 1846 में। इवन ध्यान रखिएगा बनारस से ही आपने हरिश्चंद्र की बात की तो यहीं पे हरिश्चंद्र मैगजीन भी आपकी निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन की जब बात की जाए तो हरिश्चंद्र मैगजीन भी निकलती थी। हंस पत्रिका की जब बात की जाए, मुंशी प्रेमचंद ने जिसका प्रकाशन किया था, तो वो भी आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा हम किससे कहते हैं। धान का कटोरा हम किसको नाम देते हैं। चलिए आज यूपी के कुछ नामों को देख लेते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म का पालना। बौद्ध धर्म का पालना, ये किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म का पालना यूपी को कहा जाता है। ये तो आप जानते ही जानते हैं। हमारी यूपी में अगर ऐसे नगरों की बात की जाए, जैसे आपने नाम सुना होगा पूरब का सिराज, ये किसे कहते हैं, पूरब का सिराज कहा जाता है हमारी यूपी में खास करके जौनपुर को। और इसी तरीके से पूरब का ग्रास, ये किसे कहते हैं, तो पूरब का ग्रास हम कहते हैं अपने यहाँ पे कन्नौज को। काशी की बहन, काशी की बहन, ये किसे कहते हैं, काशी की बहन की जब बात की जाए तो ये गाजीपुर को कहा जाता है। ठीक है, गाजीपुर की जब बात की जाए तो गाजीपुर को नाम दिया जाता है। और इसी तरीके से और भी कई सारे नाम आपके यूपी में फेमस हैं, जैसे किसी को मंदिर नगरी, कैसे विद्यों की नगरी, अलग अलग नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे इसने पूछा है किसके बारे में, धान का कटोरा। अच्छा, इसी तरीके से चीनी का कटोरा कैसे कहते हैं, तो चीनी का कटोरा हम कह सकते हैं कि हमारे यूपी को ही कहा जाता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं दूध का गिलास, दूध की बाल्टी कह लीजिए, हैं, दूध का गिलास किसे कहते हैं, तो ये भी आपका यूपी होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब से ज़्यादा दूध भी आपके यूपी में उगाया जाता है, मतलब उत्पादित होता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे चंदौली जिले को कहा जाता है, क्योंकि चंदौली जिला सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करता है। वैसे अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्य कौन माना जाता है, तो राज्य माना जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की जब बात की जाए तो इसको हम क्या मानते हैं, धान का कटोरा नाम देते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य को हम क्या मानते हैं, राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा, जबकि जिले की बात की जाए तो चंदौली को हम क्या मानते हैं, खास करके धान का कटोरा नाम देते हैं। मेरठ क्या है, मेरठ आपकी खेल नगरी के रूप में, मेरठ आपके खेल नगरी के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में खास करके किस जिले में सर्वाधिक मेले लगाए जाते हैं। यूपी का ऐसा कौन सा डिवीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेले आपके आयोजित होते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा मेले जो होते हैं वो आपके आयोजित किए जाते हैं आगरा, झांसी, हमीरपुर या फिर मथुरा। सबसे ज़्यादा मेले हमारे यूपी में आयोजित किए जाते हैं।
आज मेलों की जब बात की जाए तो मेलों को आधारित करते हुए आपने सुना भी होगा हमारे यूपी में, खास करके देखिए आगरा में मेला लगता है बटेश्वर मेला, सुलहकुल मेला, कैलाश मेला, राम बारात, ठीक है। ये सब जो है ये आपके आगरा में आयोजित होते हैं। झांसी में मेला कम स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित होता है और साथ ही साथ यहाँ पे आयुर्वेद महोत्सव आपको देख मिलता है। और अगर यहीं पे देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा आयुर्वेद महोत्सव, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे झांसी महोत्सव भी आपको देख मिलता है, ठीक है। हमीरपुर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका बर्ड फेस्टिवल आपका आयोजित होता है। बर्ड फेस्टिवल खास करके जो चिड़िया के ऊपर आधारित होती है, तो हमीरपुर बांदा जो रीजन है वहाँ पे आयोजित होता है। मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में आप भी जानते हैं कुल 86 मेले आयोजित किए जाते हैं। अगर हम पूरे यूपी की बात करें, पूरे यूपी में कितने मेले लगते हैं? पूरे यूपी में लगते हैं कुल 2250 मेले, ठीक है। पूरे यूपी में 2250 मेले लगते हैं और इस दशा में अगर देखा जाए तो मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, 86 मेले। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो केवल 2 मेला आपके लगता है पीलीभीत में, सबसे कम मेला आपके पीलीभीत में लगता है। अच्छा, मेलों में अगर हम सबसे महत्वपूर्ण मेले की बात करें तो कौन सा होगा? कुंभ मेला। कुंभ मेला की जब बात की जाए तो कुंभ मेला सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 12 वर्ष अंतराल पे लगता है। और 12 वर्ष अंतराल की जब बात की जाए तो कहाँ पे आयोजित होता है? ये आपका आयोजित होता है प्रयागराज में। बेसिक अगर देखा जाए तो कुंभ को हम इस कारण से नोट कर रहे हैं क्योंकि कुंभ में जो है वो आज हमारे प्रदेश की एक विरासत है, मानवता की अमूर्त विरासत में इसको क्या किया गया है, 2017 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। 2017 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। और अभी तो ये बात आई है निकल करके कि जिस दिन शाही स्नान है, शाही स्नान में करीब करीब यहाँ पे 6 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके एकत्रित होंगे, मतलब 41 देशों की जनसंख्या नहीं बराबर होगी उतनी, मतलब समझ सकते हैं 41 देशों की जनसंख्या के बराबर लोग खाली नहाने पहुंच जाएंगे, कहाँ? आपके शाही स्नान के दिवस में। तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कुंभ मेला जो आपके प्रयागराज में होता है। खास अमेठी जिले की जब बात की जाए तो अमेठी जिले का मुख्यालय क्या हो जाता है? अमेठी जिले की जब बात की जाए तो अमेठी जिले का जो मुख्यालय है वह किस एक क्रम में देखने मिलता है? गौरीगंज, खलीलाबाद, ज्ञानपुर या फिर आपके अकबरपुर? कहाँ से इसका नाम देख मिलता है? अमेठी जिले की जब बात की जाए तो अमेठी जिले का मुख्यालय। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ऐसे कई सारे जिले हैं जिनके मुख्यालय अपने आप में अलग अलग हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे हमारे यूपी का जिले का मुख्यालय है सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर जिले की जब बात की जाए तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है नौगढ़, ठीक है। आपने नाम सुना होगा जैसे संत कबीर नगर जिला, तो संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय खलीलाबाद, खलीलाबाद इसका मुख्यालय है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कुशीनगर जिला, कुशीनगर इसका पड़रौना है। आपने संभल का नाम सुना होगा, संभल आपका मुख्यालय पमासा, ठीक है। पमासा संभल का हो जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने भदोही जिले का नाम सुना होगा, भदोही जिला इसका मुख्यालय ज्ञानपुर। आपने सोनभद्र का नाम सुना होगा, सोनभद्र का है क्या? रॉबर्ट्सगंज। आपने कानपुर का नाम सुना होगा, कानपुर देहात का क्या है? इसका नाम है अकबरपुर माती, अकबरपुर माती। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कानपुर देहात के अलावा अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय हो जाता है अकबरपुर। तो आज हमारी यूपी में खास करके 75 जिले हैं, लेकिन उन 75 जिलों की जब बात की जाए तो 75 जिलों में कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय क्या होते हैं, अलग अलग आपको दिख मिलते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमेठी जिले की जब बात की जाए तो अमेठी जिले का मुख्यालय गौरीगंज के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि खलीलाबाद संत कबीरनगर का है, ज्ञानपुर आपकी भदोही का है, और अकबरपुर क्या हो जाता है? अकबरपुर की जब बात की जाए तो आपके अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय हो जाता है, ठीक है। नामों की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम एससी आबादी की जब बात की जाए तो न्यूनतम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? हाँ, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, बिल्कुल सही। न्यूनतम एससी आबादी की जब बात की जाए तो एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम एससी आबादी की बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, तो जनगणना 2011 के अनुसार ये बात कही जाती है कि आज जो हमारी यहाँ पे जनसंख्या है, खास अगर इसकी बात की जाए
तो एससी आबादी की जो संख्या है वो कितनी है? एससी आबादी हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि करीब करीब 20% आपके निवास करती है। ठीक है, करीब करीब 20% जो आबादी है एससी की, वो आज हमारी यूपी में निवास करती है। खास अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सीतापुर जिले में निवास करती है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो सबसे कम आपके बागपत में निवास करती है। ठीक है, तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा और बागपत में सबसे कम हो जाती है। इसने न्यूनतम के बारे में पूछा था, तो न्यूनतम आपके बागपत में हो जाता है। चूंकि 80-20% है तो इसी जनगणना का नाम ध्यान रखिएगा। जहाँ पे एसटी की बात आती है, जनजाति, जनजाति कितनी है तो ये 0.06% आपको दिख मिलता है। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनजाति कहाँ से दिख मिलती है, तो आपके सोनभद्र में दिख मिलता है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो सबसे कम आपके बागपत से समित हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, एसटी आबादी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, बागपत में सबसे कम है। अच्छा, यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले मुस्लिम आबादी, तो ये कहाँ पे है, तो रामपुर में सबसे ज़्यादा है, रामपुर में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पे है, ललितपुर में है, ललितपुर में सबसे कम है। कितनी आबादी है कुल, इनका जो जनगणना में वैल्यू है वो आपको 20% दिख मिलता है। हमें लगता है कि 16.5 है का जनगणना, 80 आबादी नहीं 20 ही है, सही है, क्योंकि 80 की बात चली है, ये धर्म आधारित जनगणना है। ठीक है, सही है, लगभग 20% मतलब 19% के करीब क्या होता है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीतापुर, बागपत, सोनभद्र, बागपत और ज्ञानपुर, ललितपुर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए किसको लेकर के, ग्रामीण आबादी, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम की जब बात की जाए तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर जिले, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम आता है कि, अरे, कि बताइएगा उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो इस उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में खास एक विषय आता है। और उस विषय की जब बात की जाए तो उस विषय को हम नाम देते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरब में किस एक नाम से जाना जाता था। मतलब जो यूपी है, इस यूपी को पहले हम किस लोग नाम से जानते हैं। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में किसके नाम को हम प्रमुख रूप से देख पाते हैं। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी को पूरब में किस नाम से जाना जाता था। देखिए, यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला नाम अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जब उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल की जब बात की जाए तो उस समय काल में इसको ब्रह्मर्षि देश नाम दिया जाता है। ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी जाती है, या जिसको एक तरीके से मध्य प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ऋषि प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, ब्रह्मर्षि देश मध्य प्रदेश के रूप में नाम दिया जाता है। और बाद में क्या किया गया, बाद में इसका नाम उत्तर की तरफ स्थित होने की वजह से खास करके उत्तर पश्चिम प्रांत अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो था वह क्या था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया, लेकिन इसमें नाम में कई सारे परिवर्तन हुए। जैसे एक बार अवध रीजन ऐड हुआ, इसके बाद एक बार आगरा रीजन को ऐड किया गया। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के पूर्व की बात करते हैं तो इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस 1937 में इसको नाम मिला था। और इसके बाद 24 जनवरी 1950 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे हमने इसका नाम क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश नाम कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो वर्तमान नाम है 24 जनवरी 1950 को हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। युग्मों में अगर देखा जाए तो युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। बेसिक आप कह सकते हो कि जो एक जिला एक उत्पाद योजना है उसके चिन्हित आपके उत्पाद आपको देख मिलते हैं। चिन्हित उत्पादों की जब बात की जाए तो चिन्हित उत्पादों में यह नाम समित होता है संभल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज अमरूद। कौन सा उत्पादों में यहाँ पे शामिल हो जाता है। अब उत्पादों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज आप भी जानते हैं अमरूद उत्पादन के लिए जाना जाता है, और सहयोग से प्रयागराज को अमरूद नगरी की संज्ञा दी जाती है। तो ये तो बात क्लियर है। ललितपुर जो है, ललितपुर टमाटर के लिए चिन्हित किया गया। मैनपुरी की जब बात की जाए तो मैनपुरी लहसुन के लिए। संभल की जब बात की जाए तो संभल पुदीना के लिए थोड़ी न है। पुदीना कौन सा उत्पाद है। संभल की जब बात की जाए तो संभल के लिए हार्न बोर्न समझ जो आपके उत्पाद होते हैं, अगर उनकी बात की जाए जिसको हम एक तरीके से जनजातीय उत्पाद कहते हैं,
तो संबल से ये उत्पाद आपका चिन्हित किया गया। ठीक है, तो संबल की जब बात की जाए तो संबल को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, पुदीना इससे कोई लेना देना नहीं। पुदीना केवल बिहार में फेमस है। लेला पुदीना, लेला पुदीना, है निकल बाहर वहाँ ले पुदीना। तो पुदीना की जब बात की जाए तो ये संभल में नहीं है, हमारी यूपी से नहीं है। संभल में जो है वो क्या है, वह आपको देख मिलता है हार्डवुड उत्पाद। मैनपुरी से लहसुन है, ललितपुर से टमाटर है, प्रयागराज से अमरूद है, और इसी तरीके से देखा जाए तो आपने परवल नाम सुना होगा। ये कहाँ से समित था, बलिया से। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया से आपका क्या नाम आ जाता है, खास करके अगर देखा जाए तो बलिया का नाम परवल से समित आपको देखने मिलता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है कि बताइएगा, हाल ही में अभी संकरा सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल स्थापित किया गया। बेसिक अगर देखा जाए तो ये अस्पताल कहाँ पे, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम आपको देख मिलता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आई हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या हो जाता है, तो मूलतः अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल की जब बात की जाए तो हाल फिलहाल में इसका नाम काफ़ी चर्चा में था। मिला जुला के अगर देखा जाए तो कहाँ से, बनारस। बनारस में अभी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। खासा आपने सुना होगा कि अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो झुंझुनवाला ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जहाँ पे आपने सुना होगा कि इसमें क्या होगा, निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। मतलब जिन लोगों के आँख खराब होंगे उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। और ये इस ग्रुप के माध्यम से, संकरा आई ग्रुप की जब बात की जाए तो उनके द्वारा स्थापित ये 14वां अस्पताल है। 14वां अस्पताल है, और 14वें अस्पताल की जब बात की जाए तो प्रति दिवस 30,000 लोगों का क्या हो सकता है, इनके यहाँ पे निःशुल्क इलाज किया जाता है। ठीक है, तो संकरा आई हॉस्पिटल की जब बात की जाए तो अभी लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा कि कहाँ पे, बनारस में इसका कह सकते हो कि यहाँ पे इसकी बात करी गई है। ठीक है, तो संकरा आर झुंझुनवाला की जब बात की जाए तो आर झुंझुनवाला ग्रुप के द्वारा संकरा आई हॉस्पिटल स्थापित किया गया, खास करके जिसमें 9 ऑपरेशन थिएटर है, 300 से ज़्यादा बेड आपके स्थापित किए गए हैं, बच्चों के लिए स्पेशल मोबाइल वैन आपके स्थापित किया गया है। टारगेट होगा कि 30,000 लोगों का क्या किया जाए, यहाँ पे इलाज किया जाए, और वो भी कैसे होगा, निःशुल्क होगा। तो संकरा आई हॉस्पिटल ये आपके स्थापित किया गया है कहाँ पे, बनारस में। मोदी जी की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे गए थे, इसका उद्घाटन वगैरह भी किया था। तो कहाँ से है, तो ये हमारी यूपी से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। संकरा आई हॉस्पिटल कहाँ पे है, बनारस में स्थापित किया गया है। चलिए, बाकी चीजों की जब बात की जाए तो इसके लिए विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ 2.0 केवल केवल 99 रुपये में होता है। एप्लीकेशन पे आप इसे खरीद सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, क्लास की जो पीडीएफ होती है वो भी क्या होती है, इसी एप्लीकेशन पे आपको प्राप्त हो जाती है। तो एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, यूपी जी के कोर्स को लेकर के। ठीक है,